हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी में सारे अच्छे काम करें और जो भी चीज़ें करें वो पूरे बड़ों के आशीर्वाद से करें और पूरा प्रभु की दया रहे उसमें। ऐसी मैं कामना करता हूं और ऐसा मैं आप लोगों को विश करता हूं आप लोगों के लिए कि भाई सारा काम अच्छा रहे। और वंस अगेन आई विश यू ए वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो देखिएगा, हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस किस चीज़ के बारे में कर रहे थे। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे। उसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बताया था। लेकिन साथ ही साथ बेटा जी मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है हमारी, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी उसने डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिनास को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक, स्पेशली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ना, अब लाइट का पहला नेचर हमने पढ़ लिया, वेव नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें बताया। लेकिन अब लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिएगा क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं हम। व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी। ए बॉडी when heated absorbs and emits radiations of all frequencies. That means a which is a perfect absorber and emitter of radiations. A body which is a perfect absorber and perfect emitter of radiation and the radiations emitted and the radiations emitted are called black body radiations, are called black body radiations. तो बेटा जी देखिएगा क्या होता है। अब साइंटिस्ट जब आए, साइंटिस्ट लोगों ने इस सब चीज़ को स्टडी किया और स्टडी करते करते उनने क्या कहा, उनने बोला कि भाई अगर कोई ब्लैक बॉडी है वो एक रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब कर रही है, एमिट कर रही है, यानी परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर जो बॉडी होती है उसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। अब वो लोग कहने लगे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से समझा जाए इसको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो होती है वो जो रेडिएशन जो होती है वो कंटिन्यूसली होती है। रेडिएशंस का एमिशन या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है। वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। तो वो लोग कहने लगे कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी
एनर्जी ऑफ रेडिएशन, यानी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हमारा होता क्या है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ए मीन्स ए इज हेयर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी एनर्जी, यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो एनर्जी भी क्या किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। अब इस तरीके की बातें होती है, तो उनने बोला कि भाई अगर ऐसा होता तो सबसे पहली बात तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बातें मैं करूं तो देखिएगा कुछ और बातें पहले बताता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें बोला कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटेंसिटी और इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किसी आयरन ऑब्जेक्ट के लिए, आयरन ऑब्जेक्ट हमने लिया और उस आयरन ऑब्जेक्ट को हमने हीट करना शुरू कर दिया, हमने क्या कर दिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले वो आयरन ऑब्जेक्ट जो है ना, वो सबसे पहले वो रेड कलर शो करता है, फिर फर्दर हीटिंग के बाद वो येलो कलर का हो जाता है, थोड़ी देर के बाद और फर्दर हीटिंग करने के बाद वो वाइट कलर का ग्लो करने लग जाता है, और उसके बाद अगर और ज़्यादा हीट आपने कर दिया उसको तो वो ब्लू कलर का दिखने लग जाता है हमें। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो हमें क्या कह रही है कि भाई एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को माना जाए तो इसका मतलब तो क्या होना चाहिए था कि कलर, आयरन ऑब्जेक्ट का कलर एक ही रहना चाहिए। सपोज दैट एक रेड कलर मान लिया हमने, तो रेड कलर ही रहना चाहिए था, लेकिन रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती हुई चली जानी चाहिए थी, इंटेंसिटी क्या हो जानी चाहिए थी, बढ़ती चली जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो कलर ही चेंज हो गया। अब कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर अब क्या होगा कि इसका मतलब जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लाइट रेडिएशन या हम जो हीट कर रहे हैं उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है रेडिएशन की, या जैसे जैसे जो भी चीज़ हम एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वैसे वैसे कलर भी चेंज हो रहा है। क्योंकि रेड कलर जो होता है वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, और ब्लू कलर जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। ब्लू कलर इज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर इन लोगों ने क्या किया, इंटेंसिटी और अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं एक बारी, तो इन लोगों ने क्या किया, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में एक प्लॉट भी ड्रॉ करके देखा, एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा, और उस ग्राफ से ज़रा देखिए उनको क्या मिला। इंटेंसिटी लिया इनने यहाँ पर, इंटेंसिटी, दे हैव टेकन इंटेंसिटी हेयर, आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इंटेंसिटी, और यहाँ पर इन लोगों ने वेवलेंथ लिया। और क्या देखने को मिला इनको, जब इनने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ से कुछ इस तरीके का मिला। जैसे मान लो पहले वेवलेंथ इतनी थी, वेवलेंथ को डिक्रीज किया, रेडिएशन की वेवलेंथ को, इस तरीके का ग्राफ इनको मिला। मान लो ये जो ग्राफ बनाया किसी T1 टेम्परेचर पर बनाया, सेकंड ग्राफ इनने फिर से बना करके देखा, इस तरीके का ग्राफ मिला, कुछ इस वे में ग्राफ जनरेट होकर के मिल गया, जो कि T2 टेम्परेचर पर था। T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से इनने क्या स्टडी किया कि भाई जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी जो होती है ना किसी भी लाइट की या किसी भी कलर की, किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जा करके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके, अगर किसी एक टेम्परेचर पर हम ड्रॉ करते हैं इस प्लॉट को। लेकिन जैसे फर्दर अगर हम लोग वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी भी फर्दर क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। तो इस बात से क्या समझ आती है बात कि भाई रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर
डिपेंड नहीं करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज है अगर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता तो कलर चेंज नहीं होता, एक ही कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती, इंटेंसिटी नहीं बढ़ी यहाँ पर तो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के भी, तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही, इसका मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ से एक चीज़ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें समझ आता है कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, कुछ फिनोमिनाज ऐसे होंगे जिनके अंदर कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं दिखाई देंगी, यानी कि हम पार्टिकल नेचर को भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर की वजह से ये दिखाई देता है। अगर हम इसको वेव नेचर, ये वेव नेचर की वजह से था कि भाई एनर्जी जो है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर के हिसाब से होने लगा। इसी तरीके से एक और फिनोमिना मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, अभी आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। देखिएगा उस फिनोमिना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं हम उसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है देखिएगा बेटा जी, जल्दी से फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। एक ट्यूब लेते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले लेते हैं और एक मेटल सरफेस ले लेते हैं। सपोज दैट ये क्या ले लिया हमने, मेटल सरफेस ले लिया, कोई भी मेटल का सरफेस ले लिया हमने, ठीक है। इसको बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, इसको कुछ इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ये करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा रखा है हमने, और यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है इस तरीके से, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लगा रखी है। ये सपोज दैट ये कोई डिटेक्टर है हमारा। अब देखिएगा होगा क्या बेटा जी, जैसे मान लो कि ये कोई सोर्स है जहाँ से क्या आएगी, रेडिएशंस आएंगे, सोर्स है ये। तो जैसे ही सोर्स से रेडिएशंस आकर के इसके ऊपर टकराएंगी जाकर के मेटल के सरफेस पर, तो हुआ क्या, यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिलीज हुए, और इलेक्ट्रॉन जा करके, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज मेटल सरफेस है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनने क्या कर लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया। अब ये करंट फ्लो जो होता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अब देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when a light of suitable frequency strikes on the surface of the metal, strikes on the surface of the metal, then electrons from the metal surface आर इजेक्टेड, इजेक्ट हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखा तो कुछ पॉइंट्स देखे, जब हमने ये फिनोमिना देखा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आए कि भाई अगर पहला पॉइंट क्या नज़र आया हमें कि अगर लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही अगर स्ट्राइक करती है तो ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। यानी कि अगर लाइट एक फ्रीक्वेंसी, अगर हम बोले उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दूं मैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कह दूं मैं अगर इसको, जिसको मैं न्यू नॉट कहता हूं, तो अगर लाइट जो है E बराबर एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिंपली थ्रेशहोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन भी कहते हैं, दिस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो अगर लाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी की स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस पर तो ही क्या होगा, मिनिमम एनर्जी जितनी उसको चाहिए उसके बराबर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की या एनर्जी की लाइट स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पर, तो ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं।
अगर उससे कम एनर्जी की लाइट स्ट्राइक करती है तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होता है। अब समझिएगा साथ ही साथ और बातें भी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। और कुछ पॉइंट्स बताए उनने, कुछ पॉइंट्स और सामने आए फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन से। फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से पॉइंट सामने क्या आए, एक पॉइंट सामने आया सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और थर्ड पॉइंट क्या पता लगा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा निकलेंगे, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं यह चीज। क्या होता है कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से या कितनी एनर्जी से वो पार्टिकल्स या कितने एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी थी, कितनी थी। या फिर सेकंड पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट बात करूं मैं, कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा निकलेंगे, इस ये बात डिपेंड करेगी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, इस बात पर डिपेंड करेगा। अब देखिएगा, अगर मैं एक प्लॉट ड्रॉ करता हूं, दो प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इधर दो प्लॉट्स ड्रॉ कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इधर एक बार मैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैं, और इधर मैं इसको सेकेंड टाइम इंटेंसिटी, ग्राफ वही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जी देखिएगा हुआ क्या कि मान लो ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट है, ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के बराबर वैल्यू है यहाँ पर। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू नॉट है ये। तो यहाँ तक की एनर्जी, तो यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी तो उसको चाहिए कि इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद फर्दर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फिर ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके का ग्राफ मिलता है अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। लेकिन अगर इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जो होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी के ऊपर, या एनर्जी जो होती है इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, अब ये जो हमें बता रहा है, ये भी हमें बता रहा है कि जो लाइट से, सोर्स से जो एनर्जी आ रही है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में होती, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही होती, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते थे, या हो सकता था कि वो मेटल के सरफेस पर सारी लाइट को ही कंज्यूम करके बैठ जाते। हो सकता था कि लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की इतनी एनर्जी ना होती कि वो इजेक्ट कर पाता, या इजेक्ट कर लेता तो सारी लाइट को कंज्यूम कर लेता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है कि पहले पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट तो वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए वहां से इजेक्ट होने के लिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा एनर्जी की लाइट है तो उस जो रिमेनिंग एनर्जी है जो कि आ रही है डिस्क्रीट फॉर्म में, जो एनर्जी आ रही है, वो बाकी जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बच गई, वो एनर्जी किस चीज़ में कंज्यूम हो जाएगी, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए वो यूज़ हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के तरीके से वो कंज्यूम हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आई है तो फिर आइएगा अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करूंगा मैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले हमने वेव नेचर पढ़ा था, और इसी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं बच्चे, क्योंकि प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने ही इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। अब एक्सप्लेन कैसे किया उनने? अब उनने बोला सबसे पहला पॉइंट, जो रेडिएशंस कहीं से भी एमिट होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होंगी, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में भी होती है। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड is emitted, or we can say absorbed, is in the form of discrete units called क्वांटम या फिर क्वांटा, एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में उसी चीज को हम लोग फोटोन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, is proportional to the frequency of light। लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया गया तो वहाँ पर H लगा दिया। H एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। This is the value of Planck's constant, that is H। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब कहता है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड होगा, the number of photons, total energy emitted or absorbed by photons, या number of photons is an integral multiple of total energy emitted। थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड विल बी सम होल नंबर, यानी कि E बराबर NH न्यू के बराबर टोटल एनर्जी होगी हमारी। जितने भी फोटॉन्स या जितनी भी एनर्जी एमिट हुई है वो होल नंबर के, और N जो है यहाँ पर इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक की बातें?
अगर ये सारी बातें क्लियर है तो फिर उनने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब ये कहते हैं कि भाई मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मान लो कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है, सपोज दैट इस सोर्स से कुछ एनर्जी निकली, सपोज दैट रेडिएशन आई, इस रेडिएशन की एनर्जी थी E बराबर एच न्यू, ठीक है, E बराबर एच न्यू एनर्जी इसके पास थी। लेकिन जो मेटल सरफेस था मेरा, जो मेटल सरफेस था, मान लो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को केवल एच न्यू नॉट एनर्जी ही चाहिए थी निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए इसको केवल एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए थी। लेकिन हमें दी कितनी गई, सोर्स से कितनी एनर्जी आई, एच न्यू। तो बाकी की जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो कहाँ चली जाएगी? तो इसका मतलब E बराबर एच न्यू जो एनर्जी निकली या सोर्स से जो आई वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले तो एच न्यू नॉट उसको इजेक्ट कराने में, और बाकी अगर एनर्जी रिमेनिंग रह जाती है, बच जाती है कुछ एनर्जी, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज्ड अप हो जाएगी। यानी उसी बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे स्पीड अप हो जाएंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया ये, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। और इस एच न्यू नॉट को हम लोग क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू को क्या कह सकते हैं हम लोग, बोलिए भाई, एच न्यू को तो एच न्यू कह देंगे, एनर्जी है हमारी है। और एच न्यू नोट डब्ल्यू नोट लिख सकता हूं, जिसको मैंने बोला था कि वर्क फंक्शन कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं इसको। तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एच न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। This is the complete relation and the complete formula to explain or to show the particle nature of electromagnetic radiation। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बातें होने लगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल नेचर की बातें होने लगी। जैसे कि सपोज दैट, समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फिनोमिनाज हैं डाइफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस, ये फिनोमिनाज वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन होते हैं, वेव नेचर ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। लेकिन जैसे फिनोमिनाज हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशंस की वजह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो कहा क्या गया कि भाई इसका मतलब लाइट जो है, भाई कुछ फिनोमिनाज जो हैं लाइट रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को कंसीडर करके एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर को एज्यूम करके एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। दिस मीन्स that light consists of both wave as well as particle nature। that is, light shows
ड्यूअल बिहेवियर या ड्यूअल नेचर। तो ये थी बेटा जी सारी कहानी इसके पीछे की। हमने दोनों तरीके से लाइट को पढ़ लिया, दोनों तरीके से लाइट के बारे में समझा कि भाई लाइट वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करती है, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना। जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर जो मैंने पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। साथ ही साथ वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और उनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही साथ होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। और साथ ही साथ फिर मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन की थी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन करती थी, जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर भी बताया था, किस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, किस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। और आज हमने जो डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जिससे जो कि कैसे एक्सप्लेन किया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स को समझा करके प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी। उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने उन्होंने बोला कि रेडिएशंस जो होती हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, डिस्क्रीट यूनिट्स के फॉर्म में होती है और डिस्क्रीट यूनिट्स को क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और लाइट के केस में उन्हीं को फोटोन्स कह देते हैं और उन फोटोन की एनर्जी जो होती है E=h न्यू होती है। टोटल एनर्जी कितने बराबर होती है, E बराबर NH न्यू। वहाँ से हमें पता लगा कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी आ रही है तो वो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में कंज्यूम हो रही है और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एज ए काइनेटिक एनर्जी सपोर्ट करते, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे, फर्दर ट्रांसलेट करते हैं, आगे चलते हैं। तो इससे हमें समझ आया कि भाई लाइट जो होती है दो तरीके के नेचर शो करती है, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेनाज वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेनाज पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसका मतलब लाइट जो है ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, यानी ड्यूअल नेचर शो करती है। और आई होप सो कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ गई हैं और अगर कोई डाउट भी रह गया है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब जल्द ही मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डालना शुरू करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग डायरेक्ट क्वेरी जो भी आपकी जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको कोई क्वेरी आए उसी टाइम पर आप क्वेरी क्लियर कर पाएँ, क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकें। इसके लिए हम लोग जल्द ही प्रिपेयर कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ बेटा जी और देखते रहिएगा, सारे लेक्चर्स साथ साथ देखते रहिए, सारा होमवर्क साथ साथ करते रहिएगा। जो लेक्चर पढ़ा जाए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको मिल जाएं वो आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से आपको मिलेगा। कैंप स्पेस नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डालता हूँ। उसके अलावा ईमेल आईडी दे रखी है हमने, ईमेल पर मेल कर सकते हैं आप। कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो ऑप्शन आपको सूटेबल हो, आपके लिए जो भी सूटेबल हो, आप वो ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो मैं जल्द ही आपके लिए तैयार करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा अच्छे से डाउट सॉल्विंग हो सके या टाइम ज़्यादा मिल सके आपको। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक योर वेरी गुड केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।